रेलवे के द्वारा ALP CBT2 का आपने देख ही लिया किस प्रकार से इन लोगों का काम रहता है। सेंटर पर पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट निराश होकर वापस लौटे हैं। तो दोस्तों ये सब उनकी गलती है, उनको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम बाउंस बैक करेंगे और उनको हम दिखाएंगे कि गलती आपकी है जिसका फ़ायदा हम उठाएंगे। दोस्तों उसकी वजह से हम लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे कि हमें कुछ दिनों तक का टाइम और मिल गया, क्योंकि 10 दिनों का ही टाइम इन्होंने दिया था रिजल्ट देने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग है वह इसका मेन रीज़न होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू एड्रेस। क्योटो प्रोटोकॉल किसे संबोधित करने का लक्ष्य रखता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वह किसको टारगेट करता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, डिफोरेस्टेशन। तो दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वह किया जाता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के लिए। यह इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप इसका सन भी याद रखना, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई थी, जिसका मेन लक्ष्य होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना। तो यहाँ पर आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौता हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो पेरिस समझौता हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। जो वैश्विक तापमान है इसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना इनका मेन समझौता हुआ था। पेरिस समझौते के अंतर्गत ये आता है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यह दोस्तों 2015 में यह समझौता हुआ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखा जाए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाए। व्हाट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन टू प्रोटेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सन 1987 में एक प्रोटोकॉल किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ओजोन लेयर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, याद रखना, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द गोल ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको ध्यान में रख के जाना। आपको ज़रूरत हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं। नागोया प्रोटोकॉल का मेन लक्ष्य क्या है? तो इसका मेन लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के लाभों को साझा करना नागोया प्रोटोकॉल का लक्ष्य है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना। व्हाट इज़ द रिटर्न फॉर द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। एक विशेष आवास में पौधों और जानवरों के जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी या सस्टेनेबिलिटी। एक विशेष आवास में पौधे और जानवरों के बीच जो जीवन होता है उसकी विविधता को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जो होता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि पौधे और जानवरों के बीच में एक रिलेशन, संपर्क होता है, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एनवायरमेंट बेनिफिट टू प्लांटिंग ट्रीज। पेड़ लगाने का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पेड़ लगाने का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? जो कि मृदा अपरदन को कम करना है, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। जो मिट्टी में जो कटाव होते हैं उसको कम करने के लिए पेड़ लगाने का यहाँ पर मुख्य पर्यावरणीय लाभ होता है। इसके और सारे लाभ होते हैं कि ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और भी यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन, यहाँ रिड्यूस सॉइल इरोजन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? Which of the following is not an effect of water pollution? आसान प्रश्न है दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या नहीं है? इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि,
जो है जल प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। दोस्तों जल प्रदूषण होगा तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि नहीं होगी, उसमें और ज़्यादा कमी होगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कई बार इसको देखा है, क्योंकि जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं, इसके कारण ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है, जो कि यह नुकसानदायक है। ओजोन लेयर दोस्तों यदि नुकसान उसका जो ओजोन लेयर में छिद्र हो जाएगा या ओजोन परत जो है पतली हो जाएगी, तो हमारे धरती पे किस प्रकार प्रभाव करेगा, आप कमेंट करके इसको एक बार बताना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल कॉल्ड? कचरे को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इजी भी है दोस्तों। जो वेस्ट होता है उसको रीयूज बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया गया रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, लैंडफिलिंग या कंपोस्टिंग। कौन सा शब्द यूज किया जाता है दोस्तों जो पुनः योग्य सामग्री यूजेबल बनाई जाती है? तो रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण के बाद दोस्तों जो मटेरियल्स होते हैं वो रीयूजेबल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ अर्थ? पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नदियाँ, झील, हिमनदियाँ या महासागर? ताजे पानी याद रखना, यहाँ पर ताजे पानी का स्रोत पूछा गया है। यहाँ पर महासागर तो होगा नहीं, क्योंकि महासागर में खारा पानी है, पीले लायक पानी है। जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनदियाँ, ग्लेशियर्स जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध पानी जो है सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियाँ बनती हैं और ये स्रोत पूछा गया है। तो याद रखना यहाँ पर ग्लेशियर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर? पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का टेम्परेचर के बढ़ने को कौन सा शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज या एसिड रेन? पृथ्वी का तापमान जब धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन? कौन सा वायु प्रदूषक का उदाहरण है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनते हैं? जो ईंधन जो होता है वो जब ऑक्सीजन की कमी से जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वायु प्रदूषण का मेन कारण होता है। ये दोस्तों बहुत जहरीला होता है, बहुत खतरनाक भी होता है हमारे श्वसन तंत्र के लिए। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नेचुरल रिसोर्स यानी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो यहाँ पर यूज किया जाता है कंजर्वेशन। एनवायरनमेंट में दोस्तों कंजर्वेशन का अर्थ ही होता है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा या प्रोटेक्शन करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन इन बायोडाइवर्सिटी? जंगलों की कटाई का जैव विविधता पर मुख्य प्रभाव क्या है? दोस्तों जंगलों की कटाई के कारण जैव विविधता पर बहुत वाइडली प्रभाव पड़ता है। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी स्पीसीज, कई प्रजातियों के लिए आवास की हानि होती है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं जिनका जीवन यापन जंगलों में होता है। तो यदि जंगलों की कटाई हम ज़्यादा करेंगे तो उनकी जैव विविधता पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, उनकी प्रजातियाँ भी विलुप्त होती जाएंगी। इसलिए बोला जाता है कि जंगलों की कटाई को कम किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका परिणाम क्या होगा? तो आपको पता है दोस्तों, ध्रुवीय हिमच्छादन या पिघलना। जो पोलर आइस होती हैं वो पिघलने लगेंगे, क्योंकि यदि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो जो बर्फ वाले ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना निश्चित है। तो इसका तापन का यही मेन जो है परिणाम हो सकता है, तो जो कि यहाँ पर उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पदार्थ का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स। अगला प्रश्न है व्हाट डज EPA स्टैंड्स फॉर? EPA का मतलब क्या है? EPA का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। कभी कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म्स आते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यहाँ पर
EPA का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ध्यान रखना इसको, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ NGO। NGO का फुल फॉर्म क्या है? NGO का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनका फुल फॉर्म यहाँ पर NGO का पूछा गया है कि NGO का फुल फॉर्म क्या होता है। इनको दोस्तों याद ही रखना पड़ेगा आपको, तो इसको याद रखना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं इनको NGO बोला जाता है। अगला प्रश्न है, IPCC का मतलब क्या है? IPCC भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसलिए यहाँ पर IPCC का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन यहाँ पर WWF का फुल फॉर्म है, याद रखना। ये भी आपको दोस्तों डायरेक्ट इसको याद ही रखना होगा। SDGs का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें दोस्तों कितने गोल्स हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे फुल फॉर्म्स इसमें पूछे जाते हैं। SDGs का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में 10 से 12 प्रश्न इंक्लूड किए गए थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और CBT 2 में इन्वायरमेंट सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, जो कि दोस्तों 2 से 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों और भी हम इन्वायरमेंट के प्रश्न लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।